ग्रेविटेशन वाला पार्ट भी समझा है। एक बार प्लीज पिक अप योर बुक्स ऑफ 9th टू क्विकली रिवाइज देम। एक दिन भी नहीं लगेगा उसको आपको रिवाइज करने में। अभी आप लोगों के पास टाइम भी है, एग्जांपल्स कर लो, बैक क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व कर लो, उससे आपका जो बिल्कुल बेसिक पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा बेटा न्यूटन लॉज का लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, उसका मैं क्विक रिकैप भी आप लोगों को दे दूंगी। हमने देख लिया था कि फोर्स क्या होती है। फंडामेंटल फोर्सेस 4 टाइप की होती है जिनसे हम सारी की सारी फोर्सेस हमारे आसपास की एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, बिल्कुल सही। 4 टाइप की फोर्सेस बता दी। ग्रेविटेशन आपको पता है कि 2 बॉडी के मासेस होते हैं, उसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। 2 बॉडी के बीच में चार्जेस की वजह से जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों ने देखा था कि अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को बाइंड करके, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रख रखा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। और उसके बाद तुम्हारी वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, उसमें हमने देखा था कि कुछ कुछ रिएक्शंस को फैसिलिटेट कर देती है जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो। इन सब फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग होती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीक होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हमने फोर्सेस वगैरह डिस्कस करने के बाद बात करी थी कि एरिस्टोटल जो ग्रीक थिंकर थे उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी थी। उन्होंने सोचा था कि किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हमें जरूरत होगी फोर्स की, बट ऐसा नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ये गैलीलियो ने प्रूव किया था और इसी पोस्टुलेट को उठाकर 2 अलग इसमें एक्सियम्स ऐड करके न्यूटन ने हमें अपने 3 लॉज दिए थे जिनके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आज की क्लास में भी न्यूटन के लॉज से ही शुरू करेंगे। थोड़े से बेसिक सवाल न्यूटन के लॉज के हम सॉल्व भी कर लेंगे, जिसमें हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फोर्स वगैरह निकालनी होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। उसके बाद आ जाएंगे हम हमारे चैप्टर का जो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पे, जहां पे हमें समझना है कि ये जो स्टैंडर्ड फोर्सेस होती है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, वेट, वो क्या होती है। फ्रिक्शन से हम बाद में डील करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, टेंशन क्या है, वेट क्या है, ये हम समझ लेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है? हाँ बेटा सम्यक, आपका हैंड रेज्ड है बच्चा। मैं क्वेश्चन पूछना था, मतलब केमिस्ट्री में जब से पढ़ा रहे थे तब सर ने बताया था कि जो न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस में लग रही है, तो वो इस तरह से लग रही है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपस में, मतलब सर ने कोई पार्टिकल का नेम बताया था सबएटॉमिक पार्टिकल में, कि ये एक दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इधर से इधर, जैसे कि वो स्टेबल रह रहा है अंदर। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता। ठीक है। तो मतलब मैम जो ये शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर, ये किससे, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे, एनर्जी शिफ्टिंग होती है या क्या वही होता है बेटा, जैसे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है तो एक बैरियर सा बन जाता है बेसिकली। क्वार्क्स जो होते हैं ना, क्वार्क्स से बने होते हैं आपके ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये क्वार्क्स के बीच में जो ये फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो बाइंड होकर बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, वो होती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा? तो न्यूक्लियॉन बिल्कुल सही आपने बोला। न्यूक्लियॉन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियॉन एक तरीके से हो गया कि हमारी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो मिलकर हमारा न्यूक्लियॉन बना रहे हैं। अब प्रोटॉन पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तगड़ा, है ना, उस पर हमारा बहुत तगड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठे रखने के लिए हमारी ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो एक्ट करती है, जहाँ पे इसका जो फैसिलिटेटिंग पार्टिकल होता है वो एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी ये जो सिस्टम है वो स्टेबल रहे। ठीक है? ये चीज वैसे क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में आती है आपकी, वो चीज आपको पढ़नी नहीं है फिलहाल। मैम। मतलब सर ने बताया था कि 1 सेकंड में मतलब 10 की पावर 33 टाइम्स हो जाता है, मतलब जो शिफ्टिंग है। हाँ, तो ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट होती है ना, जो आपकी क्वांटम लेवल पे ट्रांजैक्शंस हो रही है, दे आर वेरी 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 फास्ट। ठीक है? क्वांटम लेवल में 1 सेकंड इज अ वेरी बिग नंबर। अगर आप लोगों को याद होगा, लिमिट नहीं होती, लाइक ऐसे लिमिट ले सकते, लाइट की स्पीड है कुछ से लिमिट नहीं होती। नहीं, लिमिट वो तो देखो अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शंस होती है ना। अलग अलग जितने मटेरियल्स है जिनके हाइपर फाइन लेवल्स होते हैं उसमें किस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, सबके टाइम अलग अलग होते हैं, बट सारी ट्रांजैक्शन का टाइम बहुत ही छोटा होता है ना। अगर आपको याद होगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में हमने जो सेकंड है उसकी डेफिनेशन देखी थी, तो हमने देखा था कि भाई कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं 1 सेकंड में, उसको हम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं विद 1 सेकंड। राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो गुड इवनिंग अंकुश बेटा। अंकुश बेटा आपका ग्रुप नंबर बताओ एक बार, आपकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। मैम G1 अल्फा। ठीक है बेटा। मैम तो मतलब जो शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में,
तो मैम इसमें जो पार्टिकल ही होते हैं सब, बट बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये भी अवेलेबल है, कुछ Yes. एनर्जी शिफ्टिंग होती है, एनर्जी होती एक है। सेकंड रुको बच्चा, एनर्जी शिफ्ट नहीं होती, जैसे मैं एक बार ये वाली चीज आपको कंफर्म करके बताऊंगी, बट ये आपके हाइपर फाइन लेवल पे होती है, जो भी आपकी होती है, एक इसके पार्टिकल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी आपका सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये वाली चीज एक बार मैं आपको और डिटेल में कंफर्म करके बता दूंगी। ओके ठीक है बच्चों, चलो। तो अब आज की क्लास में बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट और सेकंड लॉ हमने डिस्कस कर लिया था क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, अब आज थर्ड लॉ भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर ये स्टैंडर्ड फोर्सेस पढ़ेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका अपडेटेड टाइम टेबल है। ठीक है बेटा, तो ये वाला टाइम टेबल अब आपका फॉलो होगा, इसकी चाहे फोटो खींच के रख लो सब बच्चे। हाँ लगा दी बेटा, अंकुश बेटा लगा दी। चलो एक हेलो बार क्विक, मैम, अटेंडेंस लग हेलो गई? अभिजय बेटा, हाँ अटेंडेंस लग गई। एक बार अपना ग्रुप नंबर बताओ कौन सा। मैम G2 है मेरा। ठीक है, अभिजय भी मिल गया मेरे को, आपकी भी लग गई है बच्चा। ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अच्छा एक बार मैम, आप क्विकली। अभी मतलब आपने कुछ कराया या फिर अभी नहीं, से अभी स्टार्ट है? अटेंडेंस वगैरह ही लग रही थी, अभी स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक थियोरी का रिकैप तो हमने ले लिया है। अब कल की क्लास में हम लोगों ने न्यूटन के लॉज भी पढ़े थे, तो न्यूटन का पहला लॉ क्या बताता है बच्चों। लॉ ऑफ इनर्शिया की मतलब कोई लॉ बॉडी ऑफ इनर्शिया में बिना किसी अनबैलेंस में फोर्स रेस्ट के में अपने रहेंगे तो रेस्ट में स्टेट ऑफ रहना चाहिए, मोशन। मौसम में तो मौसम में रहना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। इसमें हुआ क्या कि आपकी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी until and unless some external force is acting on it. We also saw that this is known as, अच्छा बेटा एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि ये जो फर्स्ट लॉ होता है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट पे रहे, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन पे रहे। यही हमारा फर्स्ट लॉ हमें बताता भी है ना बच्चों। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि ये जो टेंडेंसी है बॉडी की रेस्ट पे रहने की, या फिर ये जो टेंडेंसी है किसी चलती हुई बॉडी की चलते रहने की, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कल हमने ये सब थियोरेटिकली पढ़ लिया था। फिर हम आ गए थे न्यूटन के सेकंड लॉ पे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है बच्चों। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ डील्स विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है, तो बच्चे बार बार यही स्टेटमेंट में गलती करते हैं कि F इज इक्वल्स टू ma बोल देते हैं, वो इसका कंक्लूजन है। ठीक है, दैट F इज इक्वल्स टू ma इज अ कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। आइडियली न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो बेसिकली फोर्स जो है आप, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यार एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू k dp अपॉन dt। कन्वेंशनली ये जो k होता है इसको 1 ही लिया जाता है, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है कि फोर्स की वैल्यू हो जाती है हमारी dp बाई dt। जिस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम बदल रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स भी लगती है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल सिस्टम है तो उस केस में मास हमारा अगर कांस्टेंट है तो हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, m इंटू डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू एम वी होती है। यहां से आपके पास आ जाता है जो F इज इक्वल्स टू ma वाली चीज सब बच्चे बोलते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दिस पार्ट आल्सो ओके गाइस? ठीक है, इज दिस पार्ट आल्सो ओके? और फाइनल चीज जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी है, वो आपने कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरह चीज पढ़ी होगी। यस मैम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? मैम द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज कंजर्व्ड। वेरी गुड, टोटल मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी या फिर एनी सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, जैसे आपने बुलेट वाला केस पढ़ा होगा कि अगर बुलेट चलती है तो बुलेट आगे जाती है बट पीछे कुछ रिकॉइल भी होता है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये इस तरीके से होता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम जो हो वो कंजर्व्ड रहे। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मेरे सिस्टम में जो भी इनिशियल मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इज दिस पार्ट आल्सो ओके गाइस? ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं जो तुम्हें न्यूटन का सबसे बड़ा प्यारा लॉ लगता है, जो सब बच्चों को याद भी होता है मुंह जुबानी, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा? Every action has an equal and opposite वेरी reaction. गुड, न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल यही चीज बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है बेटा, तो बड़ा ही प्यारा सा चीज है। तो
सिंपल सा है ये टॉपिक, कुछ मुश्किल तो है नहीं। जैसे इसके आप ढेर सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। आप लोगों ने पढ़ा है कि वॉकिंग करने में भी इसका रोल होता है। तो हम आगे की डायरेक्शन में वॉक कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड है उसको आप एक तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हो अपने फुट से, और ग्राउंड इन टर्न आपको आगे की डायरेक्शन में पुश कर रही है। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन कंसिडर दिस एज द फर्स्ट एग्जांपल दैट इन ऑर्डर टू वॉक वी press ground in backward direction, जो आप कर नहीं सकते क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ी चीज है, उस पर आप लेकिन फोर्स लगाते हो अपने फुट से, और जो वो ग्राउंड है वो आप पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप आगे जाते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप इसका देख सकते हो तो यार वो भी बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप किसी बॉल को दीवार पे फेंकते हो तो भाई बॉल आपके पास वापसी आती है ना। तो हुआ क्या कि जब बॉल ने दीवार को स्ट्राइक किया तो दीवार ने भी तो बॉल पे कुछ फोर्स लगाई होगी ना, तभी तो बॉल आपके पास वापसी आ गई। तो अगर आप रबड़ बॉल लेते हो एंड यू आर hitting it on the wall, hitting it on the ground, it is coming back because some force was applied from the ground on the ball. So this is also an example of Newton's third law of motion, that जो बॉल है उसने कुछ फोर्स बॉल पे लगाई और बॉल ने कुछ फोर्स बॉल पे वापसी लगाई, जिसकी वजह से बॉल आपके पास वापसी होकर आ गई। हाँ बच्चा, कोई डाउट है? एक बार हैंड रेज कर रहे हो बेटा। यस मैम। जैसे कि जब कोई स्लैप करता है हमारी गाल में और उसके बाद फिर जो गाल में मतलब जब मारता है तो उसके बाद अपोजिट में उसमें एक्शन में होता है उस पे। हाँ, तो कभी देखा नहीं कि गाल पे जब कोई चांटा मारता है तो उसके हाथ पे भी तो दर्द हो जाता है? यस मैम, वही है ना। तो आपका गाल पे तो फोर्स लगी रहा है साथ साथ में, लेकिन वो भी आप उस बंदे के हाथ पे भी तो चोट लगती है। तभी तो पंच करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे कुछ लोग अगर आप देखते हो मूवीज वगैरह में, तो व्हेन सम पीपल पंच, उनका हाथ टूट जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसे थंब को अंदर रख के पंच करते हो तो ये थंब पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो लगती है उसकी वजह से आपका थंब टूट जाएगा, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। अगर आप बाहर रख के पंच करते हो तो ये चोट को आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, वो जो चीज है वो आप पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो अगर आप रबर बॉल को स्ट्राइक कर रहे हो वॉल के अगेंस्ट, तो हमने क्या देखा, ये जो बॉल है इट विल बाउंस बैक ड्यू टू द रिएक्शन जो हमारी रिएक्शन लगा रही है बॉल पे, ड्यू टू द रिएक्शन फ्रॉम द वॉल। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझ लो, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ निशा बेटा। बॉल कैच करते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं? फिर से बोलो। हम बॉल कैच करते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं? बेटा वो तो देखो, अब जैसे आपने कहाँ पे बॉल फेंकी है, किस डायरेक्शन में खींची है, उसकी वजह से खींची है। बट आप हाथ अपना पीछे इसलिए, जैसे अब क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं वो हाथ अपना इसलिए पीछे खींचते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए और उनके हाथ पे इम्पैक्ट कम लगे। ठीक है, क्योंकि ताकि वो थोड़ा सा जो टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ ताकि जो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है वो लग जाए तो हाथ पे इम्पैक्ट थोड़ा कम लगे। तभी आपने देखा है कि बेसबॉल वगैरह में वो ग्लव्स भी पहनते हैं लोग, है ना बेटा। तो थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ी सी वेलोसिटी और डिक्रीज हो जाएगी तो हाथ पे इम्पैक्ट कम लगेगा। इसको आप इंपल्स से भी समझ सकते हो, न्यूटन के सेकंड लॉ से भी समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए एकदम से क्लास में? कहाँ थे सब बच्चे? आज लेट हो गए थोड़े से। अच्छा, लिंक अभी मिला है दूसरे बैच से हो? किसके बैच से हो? शाहिद मैम, शाहिद से। अच्छा, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड, जस्ट आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चों। ऑल राइट, आज शाहिद सर के बच्चे भी हमारी क्लास में हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। अभी हमने जिस क्लास शुरू करी है, न्यूटन के लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा लॉ हम देख रहे हैं। इसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा लॉ सब बच्चों को पता है। वैसे भी क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? यही है। ठीक है बेटा, तो अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लॉ के आप देख सकते हो। सबसे पहली बात तो यही है कि फोर्सेस विल ऑलवेज अकर इन पेयर।
forces always occur in pair. एक सिंगल फोर्स कहीं नहीं होती, they always occur in pair. मैम स्क्रीन बेटा रिफ्रेश कर रही हूँ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि ना एक्शन और रिएक्शन सुन के बच्चे थोड़ा सा ये सोचते हैं कि भाई पहले एक्शन हुआ होगा उसके बाद रिएक्शन हुआ होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये जो एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं ना, दे आर साइमल्टेनियस। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एक्शन हुआ बाद में रिएक्शन हुआ, एक्शन आपका कॉज है और रिएक्शन आपका इफेक्ट है, दैट इज नॉट द वे। ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी पे और उस बॉडी की वजह से जो पहली बॉडी पे फोर्स लग रही है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे अकर साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे होते हैं वो। तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो, बोथ फोर्सेस अकर साइमल्टेनियसली, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज में कि मैम एक्शन और रिएक्शन तो जो होते हैं वो पहले एक्शन होता है उसके बाद रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है। बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों की दोनों आपकी साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होती है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है, दे नेवर एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस always act on different bodies। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने ऊपर एग्जांपल्स लिखे हैं उस एग्जांपल में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो वो वॉल और बॉल वाला एग्जांपल है उसमें बॉल इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन वॉल। तो सपोज वो मेरी एक्शन हो गई और वॉल फोर्स एक्सर्ट कर रही है बॉल पे, तो एक फोर्स लगी दीवार पे, एक फोर्स लगी मेरी बॉल पे, तो दोनों फोर्सेस दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। दूसरी चीज, ये जो हमने वॉकिंग वाला एग्जांपल लिया है उसमें भी हमारा फीट फोर्स अप्लाई कर रहा है ग्राउंड पे और ग्राउंड फोर्स अप्लाई कर रही है हमारे फीट पे, तो एक फोर्स लगी फीट पे, दूसरी फोर्स लगी ग्राउंड पे। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होती है दे विल ऑलवेज अकर इन पेयर। इज दिस ओके? यस मैम ठीक है, तो एक बार इसको अगर Yes, ma'am. आपको ठीक है, इसको अगर आपको एक बार ब्रीफ में भी थोड़े से पॉइंट्स लिखने हैं तो वो आप लिख लो। अबाउट द थर्ड, नोट नहीं किया था, एक सेकंड रुको, वापसी ले जाती हूँ। यहाँ पे ऐसे बढ़िया से एक फ्लो चार्ट बना देंगे, अपनी कॉपी में भी ऐसे सुंदर सुंदर बादल वगैरह बना लिया करो, ये माइंड मैप की तरह काम करते हैं, फ्लो चार्ट की तरह काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ना जब बाद में रिवाइज करोगे तब थोड़ा इजी रहेगा रिवाइज करने में। ठीक है, ये कर लो, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इम्पल्स भी समझेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू वेट एंड टेंशन एंड ऑल दीज थिंग्स। वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर जेईई एंड नीट पर्सपेक्टिव, तो उस पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह भी पढ़ेंगे, फ्रिक्शन वाली चीज भी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हमें यहीं पे स्टडी करनी है। मैम हो गया, चलूं बच्चों आगे? यस मैम ठीक है, तो चलो ये एक्शन रिएक्शन पेयर का आप भी ऐसे एक बादल बना लो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है दैट दे अकर साइमल्टेनियसली। कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एक के बाद एक लग रहा है, कैसे हो रहा है, ये दोनों साइमल्टेनियसली लगते हैं। दूसरा चीज ये है दैट दे विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन। एक्ट अलोंग द सेम लाइन का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होगा कि एक्शन किसी डायरेक्शन में लग रहा है, रिएक्शन किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। अगर एक्शन ऐसे लगेगा तो रिएक्शन आपका ऐसे लगेगा, एक्शन ऐसे लगेगा तो रिएक्शन आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होती हैं दे विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को याद रखनी है दैट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट, एंड दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर, एंड दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो मेरा रिएक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स अगर रिएक्शन फोर्स है तो वो फ्रिक्शन की फोर्स का ही कुछ रिएक्शन बन रहा है वहां पर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होती है वो उसका जो रिएक्शन बनेगा वो भी वहीं पर कहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन और नॉर्मल रिएक्शन आप लोगों की पेयर है, ये सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। बट जो फोर्सेस आपकी एक्शन रिएक्शन पेयर होती है दे शुड आल्सो बी ऑफ द सेम नेचर। एंड फाइनल एक पॉइंट जो है आपका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना इस तरीके का डायग्राम दे देते हैं कि बेटा सपोज आपके पास इस तरीके का एक डब्बा है, ये डब्बे पे ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है और नीचे की डायरेक्शन में एमजी फोर्स लग रही है। तो क्या ये एन और एमजी आपके एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? ये इनफैक्ट मेरे से किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या ये आपके नहीं है ना? आप यहीं से समझ लो कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर तो अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगने चाहिए। तो एमजी और एन आपके एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है।
है ना बेटा। mg फोर्स कौन सी होती है? mg फोर्स वो है जो किसी भी डब्बे पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो उसका रिएक्शन पेयर क्या होगा? उसका रिएक्शन पेयर क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है किसी फोर्स से, वही तो होता है ना वेट, तो वो ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ को पुल कर रही होगी ना सेम फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर इस सिचुएशन में। ठीक है। हाँ रचना बेटा। मैम इस एग्जांपल में मैम जो दोनों फोर्सेस थी वो मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे भी तो एक्ट कर सकती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ने mg फोर्स अप्लाई किया ग्राउंड पे एंड n फोर्स ग्राउंड ने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया। यहाँ पर जो ये बनाई थी ना मैंने डायग्राम, इसमें ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉक्स, एंड दिस mg फोर्स जो मैंने नीचे के डायरेक्शन में बनाई थी दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द बॉक्स। बोथ ऑफ द फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉक्स, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ये भी चीज बोल रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि mg फोर्स ग्राउंड पे बॉक्स अप्लाई कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स पे अप्लाई हो रही है, तब भी वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगी। नॉर्मल रिएक्शन अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की होगी कोई, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स की होगी। दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर। ओके मैम। ठीक है। हाँ अंकुश बेटा। मैम ये परपेंडिकुलर फोर्स लगती है दोनों के बीच में या कैसे भी लग सकती है? देखो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होती है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो ये आपकी कांटेक्ट वाली सरफेस है ना यार, आपने ऐसे बुक रख रखी है तो बुक आपकी अगर रेस्ट पे भी पड़ी है तो बुक नीचे धस थोड़ी जाएगी, धसती थोड़ी है। बुक पे नीचे mg की डायरेक्शन में फोर्स तो लगी रही है वेट की वजह से, पर बुक नीचे धसती थोड़ी है। तो देयर इज सम फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द टू इंटरफेसेस जो इसको पेनिट्रेट करने से रोक रही है ना इस डब्बे को नीचे धरती में। तो इस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह देते हैं। तो ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है। मैम एक्शन रिएक्शन वाला मैम एक्शन रिएक्शन वाला उसमें कैसे फोर्स लग रही है? इस वाले केस में यस मैम। इस वाले केस में अगर आपने एक डब्बा रख रखा है उस पे नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगी। ये mg फोर्स का क्या मतलब है कि अर्थ जो है, जो अर्थ है हमारी, अर्थ इस डब्बे को पुल कर रही है अपनी तरफ विद mg फोर्स। तो डब्बा भी तो अर्थ को पुल कर रहा होगा ना विद mg फोर्स। ये हो जाएगा आपका एक्शन रिएक्शन पेयर इस सिचुएशन में। नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर पूछते हैं बच्चे तो उसमें क्या होता है कि ये डब्बे के ऊपर जो धरती है वो कुछ फोर्स लगा रही है। डब्बा भी तो धरती के ऊपर कुछ सेम फोर्स लगा रहा होगा ना। यस मैम। तो ये आपका यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। ये क्वेश्चन वैसे मैंने बाद में डाल रखा है, ये आपका, ये जब हम नॉर्मल और mg वगैरह और डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे इसको। ठीक है। सही है अंकुश बेटा? यस मैम। ठीक है। तो चलो ये न्यूटन के लॉज हमारे तीनों के तीनों लॉज हमें समझ में आ गए हैं। और अच्छे से ये वाले लॉज अभी मैंने बिल्कुल थियोरेटिकल तरीके से समझाए हैं। जब हम लोग टेंशन, वेट, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तब आपको ये लॉज और अच्छे से समझ में आएंगे, इनकी एप्लीकेशंस और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि तब आप सारी चीजें अपने आप मैथमेटिकली करके देख लोगे। तब तक थोड़े से सिंपल सवाल सॉल्व करते हैं। ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाओ सब बच्चे, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ऐसे सवाल तुमने 9th में बहुत सॉल्व करे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तरीके का सवाल है, बहुत सॉल्व करे तुम लोगों ने ऐसे सवाल 9th में। निकालो, 2 पार्ट है, बड़े सिंपल सिंपल पार्ट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगकर आंसर आ जाएगा आपका बहुत सिंपल तरीके से। चलो कैसे करोगे? पहले गिवन वाली चीजें थोड़ी नोट बना लो। गिवन आपको क्या क्या है बच्चों? यू हैव बीन गिवन कि गन का मास कितना है। ठीक है, तो लेट मी से दैट मास ऑफ द गन व्हिच आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय m1 9 इज मीटर इक्वल पर टू सेकंड। रिकॉइल वेलोसिटी आई। ठीक है, यस वेरी मैम, गुड। द एक बार ये भी वेलोसिटी ऑफ चेक गन करते हैं। रिकॉइल। वेरी गुड, लेट अस चेक दिस आंसर देन। m1 आया हमारे पास 3 kg, दैट इज द मास ऑफ द गन। बोल रखा है आपको मास ऑफ द बुलेट भी आप लोगों को गिवन है कितना? 30 ग्राम। 30 ग्राम कितना हो गया? 0.03 kg। ठीक है बेटा, 0.03 kg हो गया 30 ग्राम तुम्हारा मास। उसके बाद वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली गन ने, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट गिवन है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एक्वायर्ड। गन अगर इतनी एक्वायर कर ली तो बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी।
वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी होगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा सबसे पहले अगर यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, सबसे पहला पार्ट करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो जितनी मोमेंटम मेरी बुलेट की होगी उतनी ही मोमेंटम की वजह से तो मेरी जो रिकॉइल है वो आएगी ना, है ना, ये भी चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि m1v1 मस्ट बी इक्वल्स टू m2v2, है ना। ये वाली चीज अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के भी समझ सकते हो कि इनिशियली जब आपकी गन नहीं चलाई जा रही तो गन का भी वेलोसिटी 0 है, बुलेट का भी वेलोसिटी 0 है। अब आपकी फाइनल मोमेंटम में आपने बुलेट चला दी तो बुलेट का मोमेंटम आ जाएगा कुछ m1v1, और आपने गन की रिकॉइल अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा -m2v2। So for this to be equal to initial momentum which is 0, m1v1 must be equals to m2v2. Very good. Now when you are putting in the values here, what will you get? m1 आपको 3 गिवन है, v1 की वैल्यू आपको निकालनी है, m2 आपको 0.03 गिवन है, और ये आपको 100 गिवन है। तो बिल्कुल सही बोला है सब बच्चों ने चैट बॉक्स पे, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट बताओ, सेकंड वाला पार्ट कैसे पढ़ोगे? मैम 1 लाख/3 आ रहा है मैम -1 मीटर पर -1 आएगा यार। हाँ मतलब -1 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, -1 लिख लो। ये तो v2 का मैग्नीट्यूड आ गया, चलो v1 का -1 मीटर आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, सेकंड का 1000 आया भाई, इसको निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन 0 है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन आप लोगों को गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाली है 1 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम कितना लगा ये पूरी की पूरी चीज होने में? 0.003 0.003 सेकेंड्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, v होता है ना v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है ना v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन निकाल के बताओ कितनी आएगी, एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। ये v माइनस u तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.003, तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास 1000/3। ठीक है, ये आ गई तुम्हारे पास 1000/3। तो फोर्स कितनी लगेगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको पता है गन का 3 किलो है, तो आपका इसका मतलब है कि कितनी फोर्स आ रही है? 1000 न्यूटन्स। 1000 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है इस सिचुएशन में। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अगर यही वाली जो सेम फोर्स है अगर आप लोग बुलेट की वजह से भी निकालो तो यही सेम फोर्स आएगी। ठीक है, अगर आप यही सेम चीज बुलेट के केस में भी निकाल लो, u1 0 है, v1 आपको गिवन है 300, नहीं v1 आपको गिवन है 100, टाइम 0.003 पुट करके उसकी एक्सेलरेशन पुट करो, उस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर लो मास ऑफ द बुलेट से, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना। जो रिकॉइल आ रही है हमारी फोर्स और जो फोर्स की वजह से हमारी बुलेट आ रही है वो भी तो सेम ही होंगी। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो अब ये वाला एक बार करके दिखाओ क्वेश्चन सॉल्व। पहले ए पार्ट सॉल्व करो फिर बी पार्ट सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व इट बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन इन सब में भी अप्लाई होती है, तभी मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर मोशन इन 1D में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, वही इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में अप्लाई करी, वही सारे वेलोसिटी और वेक्टर के कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन में अप्लाई करे। इस चैप्टर में आ जाओगे सारे सेम कॉन्सेप्ट आपके इक्वेशन ऑफ मोशन वाले भी लग रहे हैं, फोर्स वाला भी लग रहा है, सारे सेम कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये जो पहले के 5-6 चैप्टर है हमारे, मोशन इन 1D 2D, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन, ये सारे के सारे चैप्टर्स ना वन आफ्टर अनदर करो और सबको समझो साथ में। ऐसे मत सोचो कि नहीं मैं मोशन इन 2D करूंगा ही नहीं या रिलेटिव मोशन छोड़ दूंगी तो काम हो जाएगा, नहीं होएगा काम। सारे के सारे चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, तभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। बाद में सेकंड टर्म में थोड़ा फास्ट भी चला लेंगे, बट ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, इनसे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। बताओ बेटा क्या आंसर आया ऑप्शन ए का? ऑप्शन ए नहीं, क्वेश्चन ए का। मैम कर रहे हैं। कर लो एक बार सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, ट्राई टू सॉल्व इट। पहले ना ऐसे मैं बच्चों को टाइम नहीं देती थी सॉल्व करने के लिए, तो मैं खुद सॉल्व कर देती थी, तो बच्चों ने बोला मैम आप टाइम दे दिया करो, हम भी ट्राई करेंगे। फिर मैं बोला ठीक है, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम तुम लोगों को दूंगी ताकि यू गाइस कैन आल्सो ट्राई टू सॉल्व इट। ऑल राइट, रचना इज सेइंग 6 seconds, वेरी गुड।
बाकी बच्चे बताओ, रचना का आंसर सही लग रहा है या फिर कुछ करने की जरूरत है चेंज? गुनिका का भी 6 सेकंड आंसर आ गया, गुड जॉब बेटा, वेरी गुड। मैम 6 सेकंड आ रहा है। 6 सेकंड आ रहा है, वेरी गुड। 3 बच्चों का सही आंसर आ गया, फिर तो सेम आंसर है तो सही होना चाहिए। चलो, वैलिडेशन मिल गई सब बच्चों को कि हाँ मैम हम सब अलग अलग घर में बैठे हैं पर सेम आंसर निकाला है, तो ठीक है, सही पढ़ाया है मतलब। चलो, क्या यार सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन की, बोला है कि ये आपने रिटार्डिंग फोर्स है, बॉडी अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगा दी है, एंड मास ऑफ द बॉडी इज गिवन टू यू एज 20 kg, 20 kg मास गिवन है आपको। मास ऑफ द बॉडी इज गिवन टू यू एज 20 kg। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन विजिबल है बेटा वैसे? ना विजिबल है। हाँ, एक बार रिफ्रेश करो बच्चा आप, अगर विजिबल नहीं हो रहा तो। एडिशनली आपको बोले कि इनिशियल उसकी जो स्पीड है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो सब कुछ ही गिवन है। सबसे पहले तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लो और F इज इक्वल्स टू ma से एक्सेलरेशन निकाल लो, है ना। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि बॉडी को रुकना है तो u की वैल्यू 0 होनी चाहिए। F इज इक्वल्स टू ma अगर हम लगा देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F/m, मतलब 50/20, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई तुम्हारी एक्सेलरेशन की वैल्यू, और ये रिटार्डेशन है, दिस इज रिटार्डेशन, तो नेगेटिव भी साइन हम लगा देंगे। अब आपसे पूछा क्या है कि कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को रुकने में, टाइम की वैल्यू निकालनी है। v पता है, u पता है, a पता है, पहली इक्वेशन लगा दो, v is equals to u plus 80। v is equals to u plus 80, तो इसका मतलब है v की वैल्यू कितनी है? 0। 15 मीटर पर सेकेंड u है, v की वैल्यू आप लोगों की 0 है, ठीक है। उसके बाद आपकी u की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है? 15, माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 2.5 t, तो यार निकल जाएगा आंसर, t की वैल्यू हो जाएगी 15/2.5 which is equals to 6 seconds. Yes. So good job everyone, you guys got the right answer. अब एक बार सेकंड पार्ट भी सॉल्व करो। 0.18 न्यूटन। 0.18 न्यूटन, गुड जॉब, ये भी सही है। बाकी बच्चे बताओ, एग्री कर रहे हैं? Yes। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है आपको यहाँ पर? मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है। लेट मी कम टू द बी पार्ट नाउ। बी पार्ट में आपको कितना गिवन है? मास जो है ब्लॉक का वो आपको गिवन है 3 किलोग्राम। आपको बोला है कि उसकी स्पीड चेंज हो गई 2 से 3.5 मीटर पे, तो u थी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, u थी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू है आपकी 3.5 मीटर पर सेकेंड। और ये हुआ कितने टाइम में है? टाइम कितना लगा है इस पूरी प्रोसेस को होने में? 25 सेकेंड, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कितनी यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो बहुत इजीली निकाल लोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, फोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से तुम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन कितनी आनी चाहिए मैम? v माइनस यू अपॉन टी, तो डाल दो यार, v माइनस यू अपॉन टी में कितना हो जाएगा? 1.5/25, ये आएगा ना। तो मेरी जो एक्सेलरेशन थी उसकी वैल्यू आई थी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन से अब फोर्स भी तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। फोर्स की वैल्यू हो गई मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस दैट फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी? 3 × 0.06, तो यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.18 न्यूटन। सही है, सिंपल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड, स्क्रीन अटक गई है शायद। मैं भी ना फोन में ज्वाइन करता हूँ कि पता चलता है कि हाँ अटक रही है, नहीं अटक रही, क्या दिक्कत हो रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार बताओ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाओ अपना। Try to apply the concept of conservation of momentum in this case. मैम ये मजल वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, मजल वेलोसिटी, ठीक है। मजल वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। तो थोड़ा सा डायग्राम बना के थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद ट्राई करना सॉल्व करने की। सपोज यार चाहिए ना, प्रिंट मिल जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा चलो करो, फिर खुद करो।
मैम मेरी वेलोसिटी तो पॉजिटिव आ रही है 0.8। ठीक है, अब पॉजिटिव आ रही है तो मान के चलो ना कि वो वेलोसिटी तो नेगेटिव ही होगी। पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, तुमने अगर दोनों साइड को इक्वेट कर दिया होगा तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रही होगी, बट पता है रिकॉइल वेलोसिटी तो नेगेटिव ही होगी ना आपकी। तो आंसर फिर 0.8 इज ओके। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द व्हाट डू वी से, फोर्स। द फोर्स। All right, good job. ठीक है, अब now try to calculate the second part as well, guys. ऑप्शन ए। ठीक है, गुड जॉब। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ क्या फाइनल आंसर आ रहा है। मैम 8 न्यूटन। ठीक है, गुड जॉब। चलो अब एक बार सॉल्व करते हैं अपन लोग साथ में। ठीक है, पहला वाला पार्ट तो सब बच्चों ने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। पहले वाले पार्ट पे अब आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज एक्वायर्ड बाय द पर्सन। तो ये ऐसे ही सॉल्व होएगा कि इनिशियल मोमेंटम जो है तुम्हारा, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, और जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम दो चीजों की वजह से है। एक तो तुमने जो 10 बुलेट फायर करी है, जो बंदा था वो खड़े होकर 10 बुलेट फायर कर रहा था, तो वो 10 बुलेट फायर करने के चक्कर में जो मोमेंटम आया, मतलब मास ऑफ ईच बुलेट मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुलेट। और जो अगला कंट्रीब्यूशन आया वो रिकॉइल जो मैन पे लगी है उसकी वजह से, रिकॉइल ऑन मैन। सो लेट अस फाइंड आउट इनकी वजह से कितना कितना मोमेंटम है। सबसे पहले अगर मैं 10 बुलेट की वजह से निकालती हूँ तो 10 बुलेट की वजह से कितना मोमेंटम आएगा, 10, क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट्स इज 10 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ ईच बुलेट। मास ऑफ ईच बुलेट आपको 10 ग्राम गिवन है, तो 10 ग्राम कितना हो गया, 0.01 kg। हाँ 0.01 kg हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट व्हिच इज गिवन टू यू एज 800। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 800 इंटू 10, 8000 इंटू 0.01, ये आ जाएगी हमारे पास 80। अब आ जाओ मैन पे, अब आ जाओ मैन पे। अब यहाँ पर ये चीज आप देखो, आपको मैन का मास नहीं पता है, यू गाइस डोंट नो द मास ऑफ द मैन, बट आपको पता है कि जो बंदा है, बंदे का मास और जो राइफल है आपके पास, उसका जो टोटल मास है वो 100 kg है। अब फाइनली इसमें से कुछ मास माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि आपने कुछ बुलेट्स फायर कर दी हैं। ये जो पूरा सिस्टम था जिसमें बंदे का जो मास था दैट वाज इक्वल्स टू 100 kg, जब आप बुलेट्स और राइफल का मास बंदे के मास में ऐड कर रहे हो, अगर इसमें से 10 बुलेट का मास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरे पास बंदे का मास आ जाएगा एक तरीके से। तो अगर आप मैन की बात करोगे तो आप मास कितना लोगे, 100 माइनस 10 इंटू 0.01 मल्टीप्लाइड बाय दी वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा, मेरे मास मैन का मैन प्लस राइफल दोनों का आएगा तो जो, हाँ तो कुछ नहीं, तो रिकॉइल तो पूरे पे ही लगेगा ना, मास कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है वो तो आप यहाँ पे इतना ले सकते हो ना। करना भी
ठीक है बेटा, एवरेज फोर्स जो बंदे पे एक्सर्ट होगी वो तो इसी की वजह से एक्सर्ट होगी ना। तो ये वाला मास मेरा जो आया था वो आया था 99.9 Yes, ma'am. multiplied by the velocity. तो यहां से you will get the correct expression. Now we know that final momentum जो है that is equals to what? Final momentum is 80 और ये recoil velocity आपकी negative direction में आनी चाहिए। तो 80 minus 99.9 multiplied by velocity should be equals to 0. तो velocity की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? 80 upon 99.9. तो this is nearly 99.9 माइनस क्यों करा? क्योंकि आपकी जो दोनों वेलोसिटीज हैं वो ऑपोजिट होंगी ना। जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी है और जिस डायरेक्शन में आपकी बुलेट जा रही है दोनों ऑपोजिट होंगी ना। तो वेलोसिटीज दोनों की ऑपोजिट है इसलिए माइनस साइन लगाया है। अगर माइनस नहीं लगाओगे प्लस लगा दोगे तो वेलोसिटी में नेगेटिव आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन मान ली थी। सो इफ यू गाइस डू दिस, दिस इज नियरली इक्वल टू 80 अपॉन 100 ओनली। तो जो वेलोसिटी आप लोगों के पास कितनी आ जानी चाहिए? माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड, विच इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, अब शायद इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं और जो आंसर आप लोगों को गिवन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन में एडिटिंग यही है कि आंसर जो गिवन है आपको वो शायद टाइम 5 सेकंड के हिसाब से गिवन है। ठीक है, तो अगर आप फोर्स निकालते हो तो फोर्स आप लोगों को पता है चेंज इन मोमेंटम होगा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको अगेन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो फिर आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, जो आपकी गन की जो राइफल से आपने बुलेट्स शूट करी है वो बुलेट्स का कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है पर यूनिट टाइम, वहां से भी यू शुड गेट द सेम आंसर। फोर्स तो सेम ही लग रही है। या फिर आप बंदे के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका निकाल लो। तो बंदे के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि उसका जो मास है वो 99.9 है। तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू कैलकुलेट कि बुलेट्स के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय द टाइम। दैट विल गिव यू द करेक्ट ऑप्शन। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू गेट? कितना मोमेंटम चेंज हुआ है बुलेट्स का? फाइनल मोमेंटम है, अभी हम लोगों ने निकाला था 10 into 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 800, है ना बेटा। और टाइम सपोज ये पूरी चीज को करने में 5 सेकंड लगा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से आंसर निकालते हैं तब मेरे पास 16 न्यूटन आया था शायद। क्या बेटा? अब इसमें हम एक्सीलरेशन ही निकाल सकते हैं मैन की। हाँ, अब एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। 80/5 आ जाएगा ये। तो यहाँ से 16 न्यूटन आएगा, वरना तो करेक्ट आंसर आता ही नहीं। 2 सेकंड से अगर किसी बच्चे ने निकाला तो आंसर सही आएगा ही नहीं, 40 आएगा उससे आंसर, वो गलत है। Yes, ठीक है, ma'am, 40 ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 2 सेकंड की जगह होना ही 5 सेकंड चाहिए। हाँ बेटा। मैम आप क्या मैम फिर से रिपीट कर सकते हो मैम? वो ना लॉस्ट हो गया था मेरा कनेक्शन। और अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। लक्ष्य और अंकुश को डाउट है बच्चों, डाउट बताओ। मैम पीछे वाला ऑप्शन नहीं समझ में आया था, मैन वाला ये समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा फिर से सुन लो यार। यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, कुछ फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, सब लोग रेस्ट पे हैं, सब चीजें रेस्ट पे हैं। फाइनल के केस में क्या हो रहा है कि 10 बुलेट आपकी फायर हुई है और जो भी आपका राइफल और बंदे का सिस्टम है उसमें कुछ रिकॉइल एक्सपीरियंस होएगा। ठीक है, जो ये रिकॉइल फोर्स लगेगी, बंदा आपका स्मूथ सरफेस पे खड़ा है तो वो पीछे की डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव हो जाएगा, उसमें रिकॉइल फोर्स लगेगी उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब रिकॉइल फोर्स जो है वो बंदूक पे लग रही है और बंदे पे लग रही है, तो उसको मैंने एक सिस्टम मान लिया। और जो ये 10 बुलेट्स फायर हुई हैं उसको दूसरा सिस्टम मान लिया। तो अब फाइनल मोमेंटम के केस में तो मेरे पास 2 टर्म्स आएंगी ना। एक टर्म आएगी क्योंकि 10 बुलेट्स हैव बीन फायर्ड, और दूसरी टर्म आएगी क्योंकि जो बंदा है उसने भी तो कुछ रिकॉइल वेलोसिटी फेस करी है। तो इन दोनों की वजह से जो मोमेंटम है वो निकाल लिया ना मैंने। 10 बुलेट्स की वजह से कितना मोमेंटम होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच बुलेट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट, व्हिच विल कम आउट एज 80। और जो मैन है वहां पर, उस मैन का मास कितना है? 100 माइनस जितनी बुलेट्स मेरी निकल चुकी है उनका मास अगर मैं हटा देती हूँ तो 100 माइनस 10 into 0.01 मल्टीप्लाइड बाय द अननोन वेलोसिटी व्हिच कम्स आउट एज दिस। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा। सही है? ओके मैम। ठीक है बेटा, जो डाउट था वो क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब इसके मैंने आगे मैम मैंने पहले वाला तरीके से करा लेकिन फिर भी मेरा 0.80 आ रहा है। जैसे पहले वाला क्या तरीका था? मैम जैसे मोमेंटम दोनों को मोमेंटम को इक्वल में रख के। Yes, ma'am. हाँ, तो वैसे भी 0.80 आएगा, क्या दिक्कत है? 80 इज इक्वल टू 99.9 into v कर दोगे, सेम ही तो आएगा। यस मैम, वही बट तो मैम यहाँ ये पर भी वाला हुआ है, सेम ही तो यहाँ पर हुआ है। देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, हम जैसे अब अगर तुम गन की रिकॉइल के बारे में बात करते हो,
अगर हम गन की रिकॉइल के बारे में बात करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम 0 होता है। अब तुम बोलते हो कि मास ऑफ द बुलेट इज m1, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज v1, जो रिकॉइल होएगा वो ऑपोजिट स्पीड में होगा m2 v2। तो यहीं से तो वो इक्वेशन आती है जो तुम लोग यूज कर रहे हो, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, यस मैम। यस मैम, आ गया है ना। मैम। तो वो तो यही सेम इक्वेशन है, यहाँ पर v में मेरा नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पे तुमने नेगेटिव साइन इक्वेशन के अंदर ही ले लिया, दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं वेलोसिटीज, सो बोथ आर द मैम सेम एक चीज समझ इक्वेशंस नहीं आई। ओनली। तो मैम m1 v1 तो मैम बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी हो गई मैम 10 बुलेट्स की। हाँ, तो मैम इक्वल टू मैन का मास आएगा। मैन और राइफल का जो सिस्टम बचा हुआ है उसका मास, हमें मैन रिकॉइल तो दोनों पे दोनों फील हो रहा है कंबाइंड ना। आएगा। हाँ, उसका कंबाइंड मास, तभी तो मैंने 100 आपको कंबाइंड मास दोनों का गिवन था 100। अब बचा कितना, 10 बुलेट आपकी फायर होगी तो 10 बुलेट का मास मैंने उसमें सब्ट्रैक्ट करके वो मास लिख दिया। ओके मैम, समझ गया मैम। ठीक है, फोर्स निकालना तो इजी है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम की है, तो वो चेंज इन मोमेंटम तुम मैन का ले सकते हो, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि 99.9 उसका मास है, तो इसलिए मैंने चेंज इन मोमेंटम बुलेट का ले लिया। फोर्स दोनों की वजह से इक्वली लगेगी, रिकॉइल फोर्स जो है और जो फोर्स बुलेट पे लग रही है दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। अच्छा, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन कोई नहीं पूछता ना? नहीं, वो तो आ चुकी ना 9th में। बहुत बढ़िया। क्लियर है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इज दिस ओके? यस मैम, ओके। यस मैम। इसके ना मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दूंगी तुम लोगों को, तो कर भी लेना एक बार। ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो, ऑप्शन बताओ कौन सा सही आ रहा है। ये इजी है थोड़ा सा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। बहुत डायरेक्ट है यार, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। निकालो। Very good. Ahad is saying 625 newtons. Good job everyone. Good job. 125 न्यूटन। ओके, ठीक है बेटा। 125 तो ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक करो फिर से। ऑप्शन डी। ठीक है, मैम 675 625 625 हिंदी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अरे यार देखो सिंपल क्वेश्चन है, मास आपको बॉल का गिवन है 0.5 kg। ठीक है, आपको बोला है कि सपोज अब मेरा जो बंदा था वो इधर खड़ा है, सपोज मेरा जो बंदा है वो मस्त ऐसे इधर खड़ा है, ये जो बॉल है वो इसकी तरफ आई, ये जो बॉल है वो इसकी तरफ आई, तो एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी हो जाएगी भाई? चलो उल्टा बना देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। 10 मीटर पर सेकेंड। Very good. Suppose banda is standing like this and the ball is coming to him like this, then initial velocity will be 10 meter per second. अब आपको क्या बोला है कि बंदे ने फुटबॉल को मारा मस्त और ये बॉल आपकी वापसी बाउंस बैक हो गई और फाइनल वेलोसिटी इसने अटेन कर ली 15 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये बाउंस बैक हुई है तो गलती ये करते हैं बच्चे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाते, बाउंस बैक हुई है तो ये वेलोसिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि यू और वी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गई, और आपको बोला गया है कि ये जो इम्पैक्ट है दिस लास्ट फॉर 1/50th ऑफ अ सेकेंड, बहुत छोटा सा माइनर इम्पैक्ट है ये। इसी तरीके में जो फोर्स लगती है उसको हम इम्पल्स से भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम सीखेंगे अगले पार्ट में। तो अब यहाँ पर तो डायरेक्टली अपना एक्सप्रेशन लगा दो फोर्स का। फोर्स कितनी होती है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? मास इसका कॉमन ही है, मास इनटू v माइनस यू अपॉन टाइम। तो कितना आ जाएगा? मास इनटू v की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? -15 -10 अपॉन टाइम की वैल्यू है 1/50, मास है 0.5, मास है हमारा 0.5। तो व्हेन यू कैलकुलेट एवरीथिंग, मेरा जो आंसर आया था दैट केम आउट एज 625 ओनली। कैलकुलेट भी कर सकते हो, बाकी ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/50 का 50 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर तुम्हारे पास बचेगा -25। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, 5 × 5 और 25, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा एक तरीके से, तो फोर्स हो जाएगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम्म उसमें माइनस था,
तो कुछ आंसर्स में माइनस तो होना चाहिए था, क्योंकि अगर फोर्स स्केलर होती तब तो हम माइनस को नल कर सकते थे, बट ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ, तो तो लेकिन एवरेज फोर्स इन्वॉल्व पूछ ली ना आपसे, ये एवरेज फोर्स इन्वॉल्व है, मतलब इतनी फोर्स बंदा बॉल पे लगा रहा है, उसके उल्टी फोर्स बॉल बंदे पे लगा रही है, तो माइनस साइन का कुछ खास मोटिव नहीं था ना, एवरेज फोर्स इन्वॉल्व तो आपकी 625 है ना। अच्छा मैम, पर मैम अगर ऐसा होता कि ऑप्शन में -625 भी होता, तो तुम -625 मार्क करते हैं, तो फिर आपको ना स्पेसिफाई भी किया जाता कि एवरेज फोर्स बंदे पे कितनी लग रही है या फिर एवरेज फोर्स बॉल पे कितनी लग रही है। ओके ठीक है जी मैम। इज दिस ओके गाइस, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके मैम। यस मैम। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ये इम्पल्स के टॉपिक पे। ये जो एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा ये इम्पल्स का ही है। इम्पल्स कुछ नहीं होता, एक अगर आप बहुत बड़ी सी कुछ फोर्स लगा रहे हो, 625 न्यूटन की फोर्स लग रही है बहुत छोटे से टाइम के लिए। हाँ भी मैंने स्क्रीन हिलाई नहीं है, ये क्वेश्चन दिख रहा है। 625 न्यूटन की अगर आपकी फोर्स लग रही है खाली 1/50th ऑफ अ सेकंड के लिए, तो बेटा आप लोग ये सोच सकते हो कि बहुत बड़ी फोर्स है और बहुत छोटे से टाइम के लिए लग रही है, तो इस तरीके की चीज को हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने स्क्रीन बढ़ाई है, तो अगर आप ऐसे भी एक एग्जांपल समझ सकते हो कि सपोज आपके पास ये बड़ा सा कोई ट्रक है, ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा सा ऐसे ट्रक है और यहाँ पर एक ऐसे दीवार बनी हुई है। मैम आपका जल चित्र रुक गया है। अच्छा अब रुक गया, अब मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। मेरा ट्रक मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, वो दिखना चाहिए तुम लोगों को। नहीं दिख रहा, मेहनत वेस्ट हो कर रही हूँ बेटा, मैं मेहनत गई। करा जाएगा, ऐसे नहीं है, देखो आ गया। बच गई मेहनत, इतनी मेहनत नहीं लगी बट ठीक है, सुंदर ट्रक है। बच गई मेहनत। अब सपोज ये जो ट्रक है ये इस दीवार की तरफ चल रहा है, तो तुम लोग भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा बट बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा, क्योंकि जो ट्रक है और जो वॉल है वो बहुत छोटे से टाइम के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, है ना बच्चों। तो ये इस चीज को हम इम्पल्स के तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इम्पल्स इज नथिंग बट अ फोर्स, इट इज इम्पल्स इज अ बिग फोर्स, impulse is nothing but a big force acting for a very small interval of time। मैं मिस्त्री मैम अटक गई। कर रहे हो ठीक है, impulse is a big force acting for a small interval of time, acting for a small interval of time। अब यार कुछ बुक्स में मैंने देखा है इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि इसको जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैम तुम्हें जिससे मैम मतलब ये हो गया ना कि इम्पल्स एक फोर्स होती है जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगती है। राइट, दो अब इसको कैलकुलेट आप कैसे करते हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो यू विल कैलकुलेट इट इन दिस वे कि जो भी आपकी फोर्स लगी है वो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे विद द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। ठीक है बच्चों, जहाँ पे ये F इज द फोर्स एंड T इज द टाइम जिसमें आपकी कोलिजन या फिर जो भी चीज है वो हुई है। अगेन सेइंग कि इम्पल्स के 2-3 फॉर्मूलाज है, कुछ कुछ बुक्स में आपका J यूज होता है, कुछ कुछ बुक्स में आपका I यूज होता है, दोनों फॉर्मूलाज आपके ओके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इम्पल्स को आप एक और तरीके से देख सकते हो। आपको पता है फोर्स क्या होती है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यस मैम। है ना। तो अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा T से तो मेरे पास इम्पल्स आ जाएगी। तो इम्पल्स एक तरीके से चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो हो गया, अच्छा है ना। तो इम्पल्स को आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो ना कि चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो रहा है बॉडी में। सो यू कैन कैलकुलेट इम्पल्स एज चेंज इन मोमेंटम एज वेल। इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम के तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सो दिस टेल्स मी दैट इम्पल्स which is equals to F delta T can be equals to delta P as well। तो इसका मतलब है कि M into V minus U का भी एक्सप्रेशन आप लगा सकते हो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ओके मैम। सही है ये चीज, चलूं आगे। यस मैम। मैं काउंट करने दो। मैम इम्पल्स मतलब जो वॉल पे लगेगा, जैसे आपने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल के अकॉर्डिंग वॉल पे जो लगेगा इम्पल्स और जो ट्रक पे लगेगा वो दोनों अलग अलग होंगे। नहीं, दोनों पे सेम फोर्स लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा बस। तो मैम मतलब हम मास और वेलोसिटीज जो है वो हम किसी की भी ले सकते हैं, मतलब बताए इम्पल्स हाँ, वो चीज तो देखो अभी हमने बुलेट वाले केस में भी देखी है ना, कि बुलेट वाले केस में भी अगर आप बुलेट की बात कर लो, बुलेट की फाइनल इनिशियल देख लो, उसके मास से मल्टीप्लाई कर लो, और वही सेम चीज अगर आप गन से मल्टीप्लाई करो तो दोनों में जो फोर्स लग रही है वो सेम आनी चाहिए। नेगेटिव आएगी बट सेम फोर्स आनी चाहिए। मैम इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होगी? अंदर मैम
मैम इम्पल्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का डिफरेंस होता है, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो भी वैल्यू हाँ मतलब देखो उसमें ये आ जाएगा कि मतलब आपकी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगी थी या फिर मोमेंटम कैसे चेंज हुआ था, उस सेंस में आपका इम्पल्स आ जाएगा। ठीक है, इम्पल्स एक मैम तरीके से इम्पल्स है की तो डेफिनेशन फोर्स क्या ही होगी? ना। Impulse is basically a force in a big force acting for a small interval of time. That is how you will define it as well. ओके मैम। ठीक है, इम्पल्स की वजह से अलग डेफिनेशन नहीं है, यही है कि एक बड़ी सी फोर्स अगर आपके छोटे से टाइम पे लग रही है तो उसको आप इम्पल्स कहते हो। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है, हम्म मैम इस छोटे टाइप को डिफाइन कैसे किया जाएगा कि मतलब इतना ही छोटा टाइम मतलब उसे इम्पल्स कहेंगे वरना नॉर्मल फोर्स कहेंगे? हाँ तो यार वही है ना, देखो जैसे अब यहाँ पर जो जैसे क्रिकेट बैट वगैरह वाले एग्जांपल्स तुमने अपनी एंड लेस एनसीईआरटी देन में 1 देखे सेकंड। होंगे, है ना। हाँ मतलब बहुत ही छोटा टाइम टेबल, लेस देन 1 सेकंड बोलो, फिर जैसे यहाँ पे 1/50th ऑफ द सेकंड का इम्पैक्ट हो रहा है। टाइप ऑफ इम्पैक्ट देखो ना, कि कितनी देर कोई ऑब्जेक्ट उस दूसरी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रही है, वो आपको बताएगा कि भाई ये इम्पल्सिव फोर्स है या फिर ये दूसरी फोर्स है। जैसे अगर क्रिकेट की बॉल आती है और वो बंदा उसको बैट से मारता है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, कितनी सारी टक की आवाज आती है और बहुत बड़ी फोर्स लगती है उस बॉल पे बहुत ही छोटे टाइम के लिए, तो वो होती है बेटा इम्पल्स। वहां पे आपका इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैम हाँ मैम मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी हम्म दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, अगर हम्म फोर्स के मान कुछ ज्यादा ही बड़ी करते हैं मतलब हम, तो हम्म फिर वो जो एक सेकंड अगर एक सेकंड लग रही है तो एक हम्म सेकंड में जैसे बहुत शॉर्ट टाइम नहीं हो गया उसके लिए, वो तो उसके ऊपर है ना कि हम फोर्स कितना कर रहे हैं कंपैरेटिवली। नहीं बच्चा देखो, जैसे आप इम्पैक्ट पे डिपेंड करेगा ना कि वो इंटरेक्शन भी कितनी देर हुई। इट्स नॉट अबाउट फोर्स, तो चलो आप बड़ी कर रहे हो, अब फोर्स बड़ी करने के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन हुई है वो इंटरेक्शन कितनी देर के लिए हुई वो भी तो मैटर करेगा ना बेटा, है ना बच्चा। की कोलिजन हुआ या फिर जो भी एक दोनों एक दूसरे से टकराई वो कितनी देर के लिए टकराई, कितना इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, वो तो आपका डिपेंड करेगा ना टाइम पे भी। यस मैम। समझ पा रहे हो ये मतलब चीज? इस बार में तो मतलब जो फोर्स अगर इम्पल्स फोर्स नहीं है मैम उन्हें क्या बोलेंगे, मतलब जो इम्पल्स नॉर्मल टाइम में लग रही अच्छा है तो अब वो नहीं देखो, होगा? जैसे अब यहाँ पर मेरी कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, उस पर कंटिन्यूअसली mg फोर्स लग रही है, तो वो mg फोर्स इम्पल्सिव फोर्स थोड़ी हुई। समझ रहे हो? वैसे ही अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है जो जमीन पे चल रही है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपकी इम्पल्सिव फोर्स में नहीं आई। तो ऑब्जेक्ट पे तो मल्टीपल टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट करती है ना, सारी की सारी इम्पल्सिव थोड़ी होती है। इम्पल्सिव फोर्स तभी प्ले में आएंगी जब कोई इंटरेक्शन ऐसी हो रही हो जो बहुत ही छोटे से टाइम पे बहुत बड़ी फोर्स लग गई। ठीक है, अभी मैम समझ पा रहे हो? जैसे हम वो ठीक है लाइक अगर लाइक कोई एस्टेरॉइड है तो मैम वो टकराते हैं एकदम से, मैम हाँ तो वो कोई मैं बड़ी कुछ फोर्स हो गया सेकंड्स ना, वो एक लेंगे कोलिजन टाइप की चीज होगी, वो आपको बड़ा फोर्स लग गया, बहुत छोटे से टाइम के लिए भी लगेगा वो। मैम उसमें मतलब कुछ सेकंड से तो लग जाएगी भी मतलब सेम साइड में, बट हम्म फोर्स कुछ ज्यादा बड़ा होगा तो हम उसे इम्पल्स कहेंगे या फिर नॉर्मल कहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से इसको इम्पल्स करेंगे, क्योंकि नॉट बिकॉज फोर्स इज बड़ा, बिकॉज इसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत छोटा होगा। कितने टाइम में उसका एकदम से जो इम्पैक्ट क्रिएट होना होगा। अब ऐसा नहीं हुआ ना कि जैसे अब एस्ट्रॉइड गिरा तो धरती पे जो उसने फोर्स लगाई वो उसने बहुत छोटे से सेकंड के लिए लगाई, उसके बाद तो जो भी इम्पैक्ट था वो हो गया ना। धरती आपकी ग्राउंड में ऐसे बड़ा सा होल जो हो जाता है, उसके बाद कंटिन्यूसली फोर्स लगती रहती है, बट जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो तो हो गया ना। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब वैसे भी ही अब फर्स्ट सपोज कोई इम्पैक्ट होगा। क्रिकेट, अब जैसे आपके पैर पे क्रिकेट बॉल लगी, तो अब वो बॉल लगते ही वो बाउंस बैक होके चली गई, बट आपके पैर पे जो चोट लगनी थी वो तो चोट तो लगी गई। यस मैम। ठीक है, वैसे ही अगर क्रिकेट का बैट है, क्रिकेट के बैट पे बॉल लगी, क्रिकेट के बैट ने बॉल मारी और वो चेंज हो गई, अगर बैट टूट गया आपका तो ठीक है वो टूट गया, आप उसको थोड़ी काउंट करोगे, वो जो बॉल से बैट का इंटरेक्शन हुआ वो तो बहुत छोटे से टाइम के लिए हो ना। ठीक है, इज दैट यस मैम। ओके? यस मैम। तो ये तुम मैम देख वो तो सकते हो। इम्पल्स नहीं होगा ना फिर से अगर मैं बोलो। अपनी उंगली से दीवार पे मारूं? क्यों मारनी है, क्या मारना है दीवार पे? मैम अगर मैं अपनी उंगली से को दीवार पे फ्लिक करूं तो जो फोर्स अप्लाई हाँ, होगा तो मैम वो इम्पल्स छोड़ना होगा। नहीं वो इम्पल्स वाली चीज में नहीं आएगा, भले ही मगर उसका इसकी टाइम उंगली टूट ड्यूरेशन गई छोटा है बट तो फोर्स भी तब बहुत तो छोटी होगा। सी। मेरे को लगा ये बच्चा क्या सर्वर मार रहा है दीवार में, मतलब क्या चल रहा है यार, क्लासेस बढ़िया चल रही है, अभी जिंदगी बढ़िया चल रही है, क्या कर रहे हो तुम? नहीं मैम ऐसा क्यों करेंगे? नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाँ इम्पल्सिव फोर्स आपकी तब आती है जब आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो सिग्निफिकेंट है और आपका जो फोर्स है वो काफी बड़ी लग रही है, बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन में लग रही है। हाँ बच्चों, डाउट बताओ। ओके। मैम यहाँ पे बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल यूज हुआ है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला भी आ जाएगा। आ सकता है उससे क्वेश्चन, बट उससे क्वेश्चन आता है नहीं टिपिकली, बट हाँ कभी कभी आपको जैसे फोर्स वगैरह होती है ना वो चेंजिंग वाले फॉर्मेट में दे देते हैं, तो उस सिचुएशन में आप FDT करके भी देख सकते हो कि क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, बट ओके वो आता नहीं है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट डज नॉट यूजुअली कम। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? नो मैम।
ठीक है, तो चलो फिर इसका एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस फिर क्लास अपन खत्म करेंगे। आजकल ऐसा लग रहा है क्लास बड़ी जल्दी खत्म हो रही है। एक बार यहाँ पर कैलकुलेट द इंपल्स व्हिच इज इम्पार्टेड बाय द बैट्समैन ऑन द बॉल। हाँ कांक्षा बेटा। हाय साक्षी मैं हाँ मैं जी। कांक्षा बोल रही हूँ अवन फेलोज एसओ डॉप टीम से। ठीक है, कह रही थी कि बच्चे अगर लीव कर रहे हैं तो फिर ना तो उनको 2 मिनट के लिए रोक लेंगे क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है कुछ। अच्छा ठीक है मैम, तो आप कर लेना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों आप लोग लेफ्ट मत हो ना, मैं आपसे जैसी क्लास खत्म होती है तो मैं 10 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके, सबके प्रेजेंट एब्सेंट की सारा सीट में देखूंगी, ठीक है? जो बच्चे अगर लेफ्ट हो जाएंगे तो उनका एब्सेंट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो सब बच्चे रुक जाना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देती हूँ, क्योंकि ना फिर आप मैम से एक बार बात कर लो, क्योंकि वरना फिर आपकी अगली क्लास का टाइम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे। इम्पल्स के 1-2 क्वेश्चंस मैं और दे दूंगी, और थोड़े से आपके जो असाइनमेंट्स होंगे वो भी आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। जितने हमने आज ये फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ना, जिसमें थोड़ा सा ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पार्ट लगता है, वो सारे क्वेश्चंस आई विल गिव इट टू यू ऑन द ग्रुप इन योर होमवर्क। और मैम हमें पीडीएफ मिल जाएगी ना ग्रुप पर?